हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 आरंभिक नगर, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे पहले हमने सिविक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का, वो भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए एनसीईआरटी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पुराने भवन का संरक्षण। एक्चुअली वो पुराने भवन का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, ये दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि उनके घर के पास में एक गली है, वहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सारे बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं वो सारे घर के जो गली होती है वहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो खेलते खेलते जो उनकी नजर है एक खंडहर की तरफ पड़ती है, ठीक है। तो जो कुछ लोग होते हैं वो खंडहर की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये कितना सुंदर खंडहर है, ठीक है। अब गली के बच्चे से क्या बोलते हैं, भूतहा घर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं रहता है, ये घर पूरा खाली होता है, अंधेरा भी होता है घरों में। तो इसलिए बच्चे क्या बोलते हैं, भूतहा घर है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, उस खंडहर जो घर है उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बोलता है कि इसकी वास्तुकला को तो देखो, जो भी इसके ऊपर नक्काशी की गई है, ड्राइंग बनाई गई है, उसको तो देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा किसी भी लकड़ी के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर ऐसी नक्काशी देखी है, ठीक है। दूसरी महिला ऐसा बोलती है कि कभी आपने ऐसा कुछ देखा है। तो ये क्या बोलती है कि हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा क्या है, घर है, जिसको सुरक्षित रखने की जरूरत है और इसको मरम्मत मरम्मत कराने की भी जरूरत है, ताकि लोग जो हैं आगे जाके भविष्य में उसको देख पाए। क्योंकि ये क्या है, हमारी एक धरोहर है, ठीक है। तो जो भी पुराने भवन है, हमें उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको देख पाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने, जैसे कि अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पूरा पढ़ा होगा। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, बिल्डिंग्स है, घर हैं, उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि वहां पर कौन सी चीजें बनाई गई, वहां जो लोग थे वो किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे, वहां का घर कैसा होता था, वहां पर जो नाली वगैरह है, गटर वगैरह है, वो भी बनाए जाते थे, और वो भी एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होगा हड़प्पा की कहानी से ही। तो हड़प्पा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। और जितनी भी पुरानी इमारत है, उसकी कोई ना कोई अपनी एक कहानी तो होती है, ठीक है। तो लगभग हम बात करें 150 साल पहले, ठीक है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब की यह बात है। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पर जो भी काम में जुटे हुए इंजीनियर थे, उनकी अचानक से नजर कहाँ पड़ती है, हड़प्पा पर। हड़प्पा जो पुरास्थल मिला, वहां पर उनका नजर पड़ता है, ठीक है। अभी जो हड़प्पा है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। तो उन्होंने क्या सोचा, ये कोई खंडहर होगा, ठीक है, ऐसा ही कोई खंडहर होगा। वाओ, इसकी ईंटें तो उनको बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें रेलवे ट्रैक बनाने के लिए अच्छी ईंटें तो यहीं से मिल जाएगी। और ये सोचकर ये लोग क्या करते हैं, हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें वो लोग उखाड़ कर रेलवे लाइन पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके वजह से बहुत सारी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई, क्योंकि ये क्या है, हमारी धरोहर है। पुराने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, तो इसकी हेल्प से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती थी। पर इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि खंडहर होने की वजह से इन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो कर दिया रेलवे लाइन बिछाने में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो नष्ट हो चुकी है। लगभग उसके बाद क्या होता है, तो 80 साल बाद, 80 साल मतलब आज से 80 साल पहले, जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने इस प्लेस को ढूंढा, और तब पता चला कि ये जो खंडहर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुरानों शहरों में से एक है। जो हड़प्पा है ना, वो जितने हमारे जो उपमहाद्वीप है उसमें जितने भी शहर है,
उसमें सबसे पुराना शहर हड़प्पा को ही माना गया है। ठीक है, और सबसे पुराना इसको क्यों माना गया, इसके पीछे ये रीजन था कि सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसलिए सबसे पुराना जो शहर है वो हड़प्पा को माना गया। ठीक है, इसके बाद इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और जो चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, मतलब जब हड़प्पा जब मिला, हड़प्पा शहर जब उसकी खोज हुई, उसके बाद जितनी भी चीजें मिली और इमारतें मिली उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया है। और जो इनका निर्माण है वो लगभग, इन शहरों का जो निर्माण है वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, मतलब कि खासियत क्या थी इन शहरों की। ठीक है, तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब अगर एक नगर है तो उसको 2 में या फिर 3 या फिर 4 भागों में बांट दिया गया था। तो अगर कोई शहर, एक नगर है तो उसको 2 या उससे ज्यादा पार्ट में विभाजित किया गया था। और जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ भाग है, पश्चिम की तरफ, वो छोटा था। ठीक है, लेकिन वो ऊंचाई पर था, छोटा था पर वो थोड़ी जो उसकी हाइट थी वो ऊंचाई पे थी। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वो निचले इलाकों में था। समझ में आ रहा है आपको? तो जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, वो छोटा है पर कहाँ पर है, ऊंचाई पर है। और जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा है लेकिन वो निचले इलाकों में था। ठीक है, तो ऊंचे वाले भाग को क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है, तो जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला कि भाई तुम ऊपर रहो तो तुम नगर दुर्ग रहोगे, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहा गया, नगर दुर्ग, नीचे वाले को निचला नगर कहा गया। ठीक है, दोनों जो दोनों नगर थे, ठीक है, उनकी जो 4 दीवारियां होती थी वो ईंटों की ही बनी होती थी। ठीक है, और इसकी जो ईंटें होती थी ना वो बहुत अच्छी पकी हुई होती थी। ठीक है, कि हजारों साल बाद भी आज भी इनके दीवारें जो हैं वो खड़ी की खड़ी है, टस से मस नहीं हुई। ठीक है, और दीवार बनाने के लिए वो क्या करते थे, ईंटों की चिनाई, जो चिनाई है इस तरह करते थे कि जिससे दीवार जो है वो खूब मजबूत रहे। ठीक है, तो ईंटों को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते थे, अच्छे से उसको प्लास्टर वगैरह बनाकर लगाकर किया करते थे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो मोहनजोदाड़ो है वो भी नगर दुर्ग का ही एक हिस्सा था। ठीक है, और वहां पर क्या बनाया गया था, तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्व वालों ने क्या नाम दिया कि ये क्या होगा, स्नानागार होगा। क्या होगा, स्नानागार उसे कहा गया। ऐसा इनका मानना था कि इसका इस्तेमाल वो लोग स्नान करने के लिए किया करते होंगे। ठीक है, और इस तालाब को बनाने के लिए भी ईंट का इस्तेमाल किया गया था और प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि मजबूत ये जो स्नानागार है वो रहे। और उसमें क्या था, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या किया गया था, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मतलब पहले प्लास्टर चढ़ाया गया था और फिर उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, ये जो सरोवर था, मतलब कि जो तालाब है नहाने वाला, उसमें उतरने के लिए 2 तरह से सीढ़ियां बनाई गई थी। समझ लीजिए यहाँ से सीढ़ियां बनाई है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, यहाँ से सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, और चारों तरफ क्या बनाए गए थे, कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, और इस कुएं को भरने के लिए, मतलब कि तालाब को भरने के लिए कुआं भी बनाया जाता था, क्योंकि इसमें पानी कहाँ से आएगा, कुएं से ही आएगा ना। तो ये लोग क्या करते थे, कुएं भी बनाते थे। ठीक है, और इसके बाद नहाने के बाद पानी तो गंदा हो ही जाएगा, तो नहाने के बाद इसको खाली भी कर दिया जाता था। ऐसा मानते हैं कि हो सकता है यहाँ के जो विशिष्ट नागरिक हैं, जो फेमस राजा महाराजा है, जो शासक लोग हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पे विशेष किसी अवसर पर स्नान किया करते होंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, कालीबंगा का नाम सुना होगा, लोथल का नाम सुना होगा जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये जो दो नगर हैं, इनके पास क्या मिला है, वहां पर अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड मिला है, तो आप इससे क्या अज्यूम करेंगे कि कॉमन सेंस की बात है कि अग्निकुंड मिला है तो यहाँ के लोग क्या करते होंगे, यज्ञ करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार ग्रह भी मिले हैं। मतलब कि इससे हम ये दिमाग लगा सकते हैं, और जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने ये दिमाग लगाया है कि भंडार ग्रह मिले हैं, मतलब कि लोग यहाँ पे खाने का सामान को इकट्ठा करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो ये रहा, हड़प्पा आपका ये रहा। ठीक है, लोथल आपका देखिए गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में है। आगे बस यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये जो नगर है, ठीक है, जो हड़प्पा नगर है वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है। ठीक है, अब भारत के कहाँ से है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों से मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरा मतलब कि ये समझ लो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, तो ये पूरा ऐसा होते हुए ये हड़प्पा शहर बसा हुआ था पहले। इन सभी स्थलों से जो पुरातत्व वाले हैं उनको बहुत सारी अनोखी अनोखी चीजें मिली हैं वहां से, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिसके ऊपर काले रंग से क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पत्थर के बाट, बाट मतलब कि पता ना आपको, जो मेजर करने वाला होता है ना, वजन वो बोलते हैं ना, मेजर करने वाला जो राउंड राउंड होता है। अभी हम लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं, पहले के टाइम पे पत्थरों का इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा मोहरे, मनके, तांबे, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर इन लोगों को मिली हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका मोहनजोदाड़ो जिसका हम तालाब के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये है दो उतरने और चढ़ने की जगह। ठीक है, बाजू में आपको यहाँ पे घर भी दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लोग बीच में नहाते होंगे, जो कि पूरा टूट टाट गया है ना, पर देखने लायक प्लेस है। चलिए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें, मतलब कि उस टाइम पे, हड़प्पा के टाइम पे जो भी घर होते थे, नाले होते थे और सड़कें होते थे, वो लोग कैसे बनाते थे, विदाउट प्लानिंग करके बनाते थे या फिर बकायदा प्लानिंग करके बनाते थे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इन नगरों के जो घर होते थे ना, बेसिकली या तो फिर ये एक मंजिला होते थे या फिर दो मंजिला होते थे। ठीक है, और घर में मतलब बीच में आंगन होता था, और घर के आंगन के चारों तरफ क्या होता था, घर होता था। हमारे गांव में आज भी ऐसा ही घर है, बीच में आंगन है और आंगन के चारों तरफ घर है। ठीक है, घर बनाए जाते थे, और घरों में ही एक ऐसा घर होता था जिसको वो क्या बोलते थे कि ये क्या होगा, हमारा स्नान घर होगा। ठीक है, तो इतने सारे घर में से समझ लो ये हमारा हो गया स्नान घर। ठीक है, और कुछ घर तो ऐसे होते थे जो अंदर ही अंदर कुएं भी खुदवाते थे, क्योंकि पानी के लिए अगर किसी को बाहर नहीं जाना है तो वो घर के अंदर ही कुआं भी खुदवा लेते थे। तो ऐसा घर वहां पर होता था। ठीक है, नेक्स्ट, कई नगरों में क्या होते थे, ढके हुए नाले थे। आज भी आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में बहुत जगह पे नाले जो है या फिर ट्यूबवेल जो है वो खुले हैं। ठीक है, खुले होते हैं, गटर भी खुले होते हैं, इतने गंदे स्मेल करते हैं वो कि लोग वहां से गुजरने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। बट पहले के मतलब, अच्छा हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, और तब के नगरों में जो नाले होते थे वो ढके होते थे। सोच सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक दिमाग था उनके पास। ठीक है, और वो क्या करते थे, बहुत सावधानी से क्या बनाते थे, सीधी लाइन को बनाते थे। ठीक है, और हर नाली में क्या होता थे, हल्की सी ढलान होती थी, ढलान होती थी। फॉर एग्जाम्पल ये नाली है तो इसमें थोड़ी सी ऐसे ढलान होगी, ताकि जो वाटर है वो आराम से नीचे तक चला जाए। ठीक है, जितनी भी नाली होती थी उसमें थोड़ी सी ढलान होती थी, ताकि जो पानी है वो आसानी से बह सके, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और अक्सर जो घरों की नालियां होती थी, फॉर एग्जाम्पल इधर घर है, इधर घर है, तो इनकी जो नालियां होती थी ना, ठीक है, नालियां जो होती थी वो सड़कों की नालियों से उनको जोड़ दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सड़क की नाली है
तो अंदर ही अंदर वो उसको ऐसा लेके जाते थे और इससे क्या करते थे, उसको अटैच करते थे। मतलब घर के नाले का पानी कहाँ पे जा रहा है, सड़क के नाले के पास, और फिर सड़क के नाली का पानी कहाँ जाएगा, बड़े नालियों में मिल जाता था। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और आज भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद नालों को ढके, जो नाले हैं ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पे क्या लगाते थे, मनहोल बनाए गए थे। ठीक है, मनहोल मतलब कि बीच बीच में ऐसे होल बनाए गए थे ताकि इसके जरिए इसकी देखभाल हो सके और सफाई की जा सके। जो आज की डेट में बहुत जगह पर सफाइयां होती ही नहीं है गटरों की, पूरा चौकअप हो जाता है, पानी पूरा भर जाता है, बारिश के मौसम में पूरा ओवरफ्लो होने लगता है गटरों का। तो ये हाल है आज की डेट का। 21st सेंचुरी में हम सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। कितना सावधानी पूर्वक और समझ बूझ के साथ नल, मतलब जो नाले हैं उनको बनाया गया होगा, है ना। ठीक है, तो इसके बाद सोचो मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में वो लोग होल भी बना रहे हैं ताकि उसकी सफाई की जा सके। ठीक है, तो जितने भी घर और नाले और सड़कों का निर्माण होता था ना, ये बहुत ही प्रॉपर वे से, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। ठीक है, उसको बहुत प्रॉपर वे में बनाया जाता था। और आपने देखा होगा गांव में अभी भी ऐसा होता है कि समझ लो ये घर है, तो घर के यहाँ पे समझ लो ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम के यहाँ से एक नाला निकालते हैं, है ना। थोड़ा ढलान वाला नाला रहेगा, फिर वो दूर तक जाएगा, फिर बाहर एक नाला रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन लोगों का जो जीवन होगा, नगरीय जीवन, ये कैसा होगा, यहाँ के लोगों के जो लोग हैं वो कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। चलिए ये भी जान लेते हैं। नगरीय जीवन कैसा था, तो हड़प्पा के जो नगर हुआ करते होंगे ना, उसमें बहुत हलचल रहा करती होगी। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है कि हलचल रहा करती होगी, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की क्या करते हैं, इमारतें बनाने की योजनाओं में वो जुटे रहते थे कि कैसे ये जो इमारतें हैं उनको बनाया जाए, कैसे बेहतर ढंग से बनाया जाए। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शासक रहते थे। ठीक है, क्या हो सकता है, मोस्टली यहाँ पर शासक लोग रहते होंगे, तभी ये लोग इतने इमारतों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये भी संभव है कि जो शासक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको दूर दूर भेजकर धातु मंगाते हैं, बहुमूल्य चीजें मंगाते हैं, बहुमूल्य पत्थर मंगाते हैं, है ना। ये सब चीजों को क्या करते होंगे, लोग मंगवाते होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जो भी शासक लोग हैं उनको खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने हुए आभूषण और ये सारी कीमती चीजों को अपने पास रखने का शौक होता होगा। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए ये सारी चीजें वो मंगवाते होंगे, क्योंकि उस प्लेस पे ये सारी चीजें बहुत मिली हुई है। ठीक है, नगरों में क्या था, एक लिपिक भी होता था। क्या होता है लिपिक, तो लिपिक क्या होता है, जो मोहरों पर लिखते हैं। ठीक है, मोहर देखा होगा ना आपने, तो मोहर के ऊपर एक लिपि छपी होती है, इसी को लिपि कहते हैं। और कोई भी सामान अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है तो वो मोहर लगाकर ही भेजते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा नगरों में क्या होते थे, शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों को या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं वो लंबी लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहां से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें भी लाते थे, और साथ ही साथ लाते थे देशों की अलग अलग किस्से और कहानियां, और मिट्टी के कुछ बने हुए बर्तन भी, जो अपने बच्चों के लिए वो लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मिली है और अलग अलग प्लेसेस की मिली हुई है। तो ऐसा अज्यूम करते हैं पुरातत्व वाले कि हो सकता है कि ये लोग दूर दूर जाते होंगे, तो वहां से बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेके आते होंगे। जैसे कि हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेके आते ही है ना, और स्टोरी भी लेके आते हैं कि मैं यहाँ पे गई थी, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो के ऊपर जो देखा आपने, ये सड़क है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वॉश ये पानी जाने वाला गटर वाला रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
ये नाला है, कितना स्ट्रेट बनाया है उन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद ये कुआं है। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये है मोहर। मोहर के ऊपर एक एनिमल का ड्राइंग बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, जिसको पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, पर आज तक कोई माई का लाल उसको पढ़ नहीं पाया। और बाजू में जो ये दिया है, ये दिया है मिट्टी के पके खिलौने मिले हैं वहां पर। इसका ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे इससे खेलते होंगे। मिट्टी के खिलौने आप लोग ने भी खेले होंगे ना? अगर खेले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने तो मिट्टी के खिलौने बहुत खेले। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करना है इस टॉपिक से, नगर और नए शिल्प। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अध्ययन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में, कि वहाँ के घर कैसे रहे होंगे, है ना? वहाँ पर स्नानाघर कैसा रहा होगा, कौन कौन सी चीजें मिली, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो नगर है हमारा हड़प्पा, तो उस नगर में कौन से नए शिल्पकार या फिर जो चीजें हैं वो प्राप्त हुई। तो जो भी पुरातत्व वाले हैं उनको वहां से बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, ये सारे धातुएं उनको वहां पर मिली है। तांबे और कांसे के क्या मिले हैं उनको? औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, गहने भी मिले हैं, और बर्तन भी बनाए जाते थे, क्योंकि ये सारी चीजें उनको वहां पे मिली है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है कि वो लोग बनाते थे। ठीक है, सोने और चांदी से वो लोग गहने भी बनाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। मतलब सोच सकते हैं कितने अमीर रहे होंगे कि भाई घर के इस्तेमाल के लिए भी सोने का बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो ड्राइंग दी है आप देख सकते हैं, है ना, कितनी ज्यादा रोमांचक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। देखिए, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं बाट, मतलब ये पत्थर है। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने वजन काटा देखा होगा, तो उसके ऊपर जो लोहे का 1 किलो 2 किलो का जो रखते ना बाटा, ठीक है, तो पहले ये पत्थरों का हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, मनके से बनाए हुए, मतलब पत्थरों से तोड़ तोड़ कर उसको तराश कर बनाया गया हुआ इयररिंग्स है, गले का है। ठीक है, और इसके बाद बीच में उसको वो छेद भी करते थे ताकि इसमें धागा वगैरह पिरोया जा सके। और उसके बाजू में जो है वो धारदार फलक है। ठीक है, और इसके बाद ये जो बाबा दिख रहे हैं आपको, तो ये कढ़ाईदार एक वस्त्र पहना हुआ इंसान है। देख सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ इंसान, मतलब कि उस टाइम पे वस्त्र का इन्वेंशन हो चुका था। लोग जो है वस्त्र को पहनते होंगे, क्योंकि वस्त्र पे क्या किया गया है, डिजाइन भी तो बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति की जो पत्थर से बनाई गई मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली गई है। ठीक है, और उसमें क्या दिखाया गया है कि भाई इसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे जो आकर्षक वाली वस्तुएं थी वो है यहाँ पे मनके, बाट और फलक। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, पत्थर की क्या बनाते थे वो लोग? मुहरे बनाते थे, मुहरे बनाते थे। ठीक है, बेसिकली ये आयताकार शेप के होते थे, और उसके ऊपर जानवर के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग से क्या करते थे, डिजाइन करते थे। ठीक है, और वो भी किस पे? लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की डिजाइन करते थे, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। आप अज्यूम कर सकते हैं, लाल कलर का मिट्टी का कोई घड़ा समझ लीजिए आप, या मटका समझ लीजिए, और उसके ऊपर काला कलर का डिजाइन किया गया है, तो कितना ज्यादा अच्छा लगता होगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती हुई होगी? होती थी, कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती होती होगी तभी उन्होंने ये सारा चीजें जो है बनाया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में से ना कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं। जो चांदी के कुछ फूलदान के ढक्कन हैं, या फिर कुछ तांबे की वस्तुएं हैं, उसमें जो है ना कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे कपड़े का इस्तेमाल होने लग गया होगा। ठीक है, इसके अलावा पकी हुई मिट्टी और फेंस के बहुत सारे खिलौने वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं।
आगे देखते हैं। तो ये जो ड्राइंग है, जिस व्यक्ति को हमने देखा अभी, उस व्यक्ति का जो निर्माण है किसने किया होगा? कॉमन सेंस की बात है, जिसको इसका नॉलेज होगा, भरपूर नॉलेज होगा, उसने ही किया होगा। तो ऐसे वस्तुओं का जो निर्माण होता है विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। और जो विशेषज्ञ कौन होते हैं? जिसे किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, तो जो कुम्हार होते हैं वही मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है वही मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, है ना। कोई भी थोड़ी बना सकता है, आप और मैं थोड़ी मिट्टी का बर्तन बना पाएंगे, क्योंकि हमको इसका प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया है, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया है। तो जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उनको ही ये काम दिया जाता था। जैसे कि पत्थर को तराशने का काम, मनके को चमकाने का काम, मोहरों पर पच्चीकारी करने का काम, ठीक है। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो जो मूर्ति का चेहरा है वो कितना ज्यादा आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी अगर आप दाढ़ी देखोगे तो कितनी अच्छी तरह से दाढ़ी को भी दर्शाया गया है। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये कोई विशेषज्ञ ही है जिसने इतनी बारीकी से मूर्ति को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राम लला की मूर्ति देखोगे तो वो भी क्या आप और हम बना पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना पाते। कोई विशेषज्ञ है जिसने स्वयं भगवान श्री राम को उस मूर्ति में उतार दिया है ना। तो जो हर व्यक्ति होता है वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, है ना। कॉमन सेंस की बात है। बट ये पता नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इस चीज में माहिर थे या महिलाओं का भी कोई रोल था। पर शायद हो सकता है कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों का ही ये काम होता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फेंस दिया गया है। फेंस क्या होता है? देखो, बेसिकली पत्थर जो होते हैं और जो शंख होते हैं, है ना, वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, उसको कोई बनाता नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे प्राकृतिक में, जो हमारी प्रकृति है उसमें अवेलेबल है। पर जो फेंस है उसको कृत्रिम रूप से, मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मतलब कि आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, जिसमें बालू होता है और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से, चूर्ण होता है, मतलब कि बालू होता है और एक चूर्ण होता है, उसमें गोंद में मिलाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो क्ले की तरह हो जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और जो चिकनी परत होती है वो नीले या फिर हल्के समुद्र के हल्के हरे कलर की होती है। तो जो फेंस होता है उससे मनके बनाए जाते हैं, चूड़ियां बनाई जाती हैं, बाले या फिर छोटे मोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज। तो पहले कच्चे माल की खोज भी होती थी, ठीक है। तो कच्चे माल जो है ना, उन पदार्थों को, आपको पता है कच्चे माल किसे कहते हैं? तो कच्चे माल जो होते हैं ऐसे चीजों को कहा जाता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर जो हमें किसान या फिर पशुपालक के रूप में उत्पादन में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लकड़ी है वो भी क्या है, हमारा एक कच्चा ही माल है, फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करके फर्नीचर, टेबल, चेयर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जो भी धातुएं हमें मिलते हैं जमीन के अंदर से, मतलब कि कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीजें हमें जमीन के अंदर से मिलती हैं। तो ये भी एक कच्चे माल का ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। और जिसके वजह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसानों द्वारा पैदा की गई एक कच्चे माल का उदाहरण ले, तो जो कपास है वो भी क्या होगा, एक कच्चा माल होता है। और फिर इसके बाद उसका बुनाई करके, कढ़ाई करके, सिलाई करके उसका कपड़ा तैयार किया जाता है। तो बेसिकली कपास क्या है, एक कच्चा माल है, उस पर मॉडिफिकेशन करके कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों के कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, बहुत सी चीजें जो हैं वो हड़प्पा के शहरों में ही मिलती थी। बट तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और बहुत सारे बहुमूल्य जो पत्थर होते थे वो दूर दूर से लेकर आया करते थे, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का आयात करें, ठीक है। तांबे को वो कहाँ से लेके आते थे? तो राजस्थान से लेकर आते थे, ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे को वो लोग लेकर आते थे। कांसा जो है बनाने के लिए तांबे के साथ
एक धातु मिलाई जाती है जिसका नाम है टीन। तो उसको ईरान और अफगानिस्तान से लेकर आया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो सोना है उसको कर्नाटक से लेकर आया जाता था। और बहुत सारे जो बहुमूल्य पत्थर है उसका आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो हड़प्पा में अवेलेबल थी, पर बहुत सी चीजें हड़प्पा में नहीं होने की वजह से वो बाहर से अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों से मंगवाते थे। अगर आप ये देखोगे तो ये आपको क्या नजर आ रहा है एक, ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? वो क्या बोलते हैं इसमें, घोड़ा गाड़ी टाइप का नजर आ रहा है ना, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी टाइप का। एक काठ है मतलब बेसिकली, है ना, एक गाड़ी है लकड़ी की बनी हुई। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली एक खिलौना है। ठीक है, खिलौना है जो हकीकत में हो सकता है कि ये लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, बट ऐसा हड़प्पा में कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। प्रूफ के रूप में सिर्फ एक खिलौना मिला है। तो इससे अज्यूम किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो दिखाया गया है वो है मोहर। मोहर का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है, तो फिर स्टैंप जैसा होता है ना, स्टैंप लगाते हैं हम लोग, वैसे इसको मारा जाता था। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देखोगे तो ये हल दिया है। तो हल जो है उसका भी आज तक मोस्टली जो हल चलाने वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। पर हड़प्पा में कौन था, महिलाएं होती थी या पुरुष, इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कोई भी हम उदाहरण नहीं है, कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। और ऐसा कोई अभी भी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। चलिए आगे देखते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन क्या होते थे, मतलब कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे वो तो सब हमने पढ़ ही लिया है। अब ये भोजन क्या करते थे, ठीक है, तो देखो जो लोगों में मतलब कि जो नगरों में रहने वाले लोग थे वो तो थे ही, पर बहुत सारे लोग गांवों में भी रहते थे। ठीक है, तो लोग जो है नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। और गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, बेसिकली अनाज उगाते हैं, जानवर को पालते हैं। ठीक है, और जो किसान होते हैं और जो चरवाहे होते हैं, तो उनके ऊपर शहरों में जो रहने वाले शासक होते हैं, लेखक होते हैं, दस्तकार होते हैं, वो सारे लोग किसान और चरवाहे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी वहां पे हड़प्पा में नगर में जो भी पौधों के अवशेष मिले हैं, जो भी पेड़ पौधों के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, उसमें कौन से जो चीजें हैं वो आती हैं। तो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सारी जो चीजें हैं इसमें आती हैं। कि मतलब ये सारी चीजों का इस्तेमाल वो लोग करते होंगे खाने और पीने में, क्योंकि ये सारी चीजें एज अ एविडेंस वहां पर मिली है। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग उन्होंने किया होगा, पर यह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, पर हड़प्पा काल के जो भी हल होंगे वो बच नहीं पाए हैं। हल के रूप में हमारे पास सिर्फ एक खिलौना ही मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो हल होता था बेसिकली लकड़ी का ही बनाए जाते थे, इसके वजह से इनको स्टोर करना लंबे समय तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए सब डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ खिलौना ही है एक हल के रूप में। और ये जो क्षेत्र है हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो बारिश बहुत कम होने की वजह से वहां के जो लोग होंगे, कॉमन सेंस की बात है, सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाते होंगे, कुछ चीजें तो करते ही होंगे सिंचाई के लिए। ठीक है, हो सकता है कि पानी का क्या करते होंगे, संचय करते होंगे, पानी को बचाते होंगे, और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल वो लोग फसलों की सिंचाई में करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हड़प्पा के लोग हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। ठीक है, इसके अलावा बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे। सूखे महीनों में क्या होते थे कि जो भी मवेशियों का झुंड होता था वो चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक चलाया जाता था। ठीक है, तो वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे खाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए। अगर हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करें, मतलब एकदम डीपली निरीक्षण करें, तो हमें एक बात पता चलेगी, ये कि
कच्छ के पास में एक नगर बसा था जिसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ऐसा प्लेस था जहां पर साफ पानी मिलता था और वहां की जमीन भी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है मोस्टली दो भागों में ही बांटे गए हैं, हमने पढ़ा था पहले, है ना। जो ऊपर वाला है वो नगर दुर्ग, नीचे वाला है निचला भाग, है ना। पर ये जो धोला नगर है ना, धोलावीरा, उसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और हर हिस्से को क्या किया गया था, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से दीवार बना दी गई थी। चारों तरफ क्या बना दी गई थी, पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। ठीक है, वहां पर खेलने के लिए बड़ा सा मैदान भी था और सार्वजनिक कार्यक्रम करने, जहां पर क्या होता था, बच्चे लोग खेलते भी थे और सार्वजनिक कार्यक्रम भी होता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिले हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर पत्थरों पे क्या किया है, बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पत्थरों में हड़प्पा लिपि के लैंग्वेज में कुछ खुदा हुआ पाया गया है। मतलब वो लोग पत्थरों पे कुछ ना कुछ हड़प्पा के लैंग्वेज में खुदाई खुदाई की है उन्होंने। और बेसिकली ये किस में जड़ा गया है, लकड़ी में जड़ा गया था। ठीक है, और आमतौर पे क्या है कि इतना बड़ा मुहर जो है हड़प्पा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। बेसिकली छोटे छोटे मोहर ही पाए गए हैं। तो ये जो मोहर है वो इम्पोर्टेंट मोहर है क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है, ठीक है, वहां पर है एक साबरमती नदी। उसकी एक उपनदी है, छोटी नदी है जिसका नाम है उपनदी है। उसके ही किनारे एक शहर बसा था जिसका नाम है लोथल। ठीक है, गुजरात के पास में ही है लोथल शहर। और यहाँ पर क्या था, कीमती पत्थर और कच्चा माल जो है वो आसानी से मिल जाता था। ठीक है, जैसे कि पत्थर मिलते थे यहाँ पर, शंख, धातुओं से बनी गई चीजों का एक महत्वपूर्ण वो केंद्र बन गया था। ये पत्थरों से कुछ ना कुछ चीजें वो लोग बनाते थे, शंखों से कोई ना कोई चीजें वो लोग वहां पर बनाते थे, धातुओं से चीजें बनाते थे। ठीक है, और इस नगर में क्या मिला है, एक भंडार गृह भी मिला है। तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि हो सकता है ये लोग क्या करते होंगे, ये सारी चीजों को स्टोर भी करते होंगे। ठीक है, और भंडार गृह से क्या मिले हैं, बहुत सारे मुहरे भी मिले हैं, मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी भी मिली हुई है। ठीक है, ये मोहरबंदी सब क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट में। तो ये देख सकते हैं ये लोथल शहर है। ठीक है, तो लोथल शहर में क्या है, एक इमारत मिली है। तो ये जो ग्रह मिला है ना, ठीक है, भंडार ग्रह मिला है। तो ऐसा ये लोग अज्यूम करते हैं कि सारी चीजों को क्या करते होंगे, लोग स्टोर करते होंगे। इमारत भी मिली है, और इमारत पे क्या मिला है ये सोचने वाली बात है, वहां पर मिला है मनके बनाने का काम होता था। ऐसा क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर मनके बनाने का काम होता होगा इस इमारत में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके मिले हैं, मनके बनाने का उपकरण मिला है, और तैयार मनके भी मिले हुए हैं। तो इसीलिए ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हो सकती है कि ये लोग सारी चीजें यहाँ पर बनाते होंगे, क्योंकि ये सारी चीजों का क्या मिला है, वहां पर एविडेंस मिला है। अब यहाँ पे क्या दिया है, मुद्रा क्या होता है, मोहर क्या होता है, मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी, ये सब एक ही चीजों का नाम है। ठीक है, तो मोहर का जो मोहर होता है, जो मोहरों का प्रयोग होता है सामान से भरे उन डिब्बों या फिर थैलों को लिए होता है, जिन थैलों को, जिन सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थैलों को अच्छे से बंद करते हैं। अब बंद करने के बाद जो समझ लो ये थैला है और इसका ये मुंह है, तो ये जो उसका मुहाना है उसको अच्छे से गिल्ली मिट्टी पोत कर इसके ऊपर मुहर लगाई जाती है, और सूखने के बाद उसको भेज दिया जाता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो उसी मोहर की छाप को क्या कहा जाता है, मुहर बंदी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये छाप बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके सामान के साथ छेड़छाड़ी नहीं किया है। पर अगर ये मोहर टूटी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके सामान के साथ क्या हुआ है, छेड़खानी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
सभ्यता के अंत का रहस्य। तो ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसका अंत कैसे हो गया? जब इतना सक्षम था ये, इसके पास इतनी सारी चीजें थी, तो भी इसका अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, तो 2900 साल पहले की बात है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और ये जो बदलाव था कि अचानक लोगों ने क्या किया, इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, अब इन नगरों को छोड़ दिया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, तो लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का इस्तेमाल करना भी बंद हो गया। आयात करना भी काफी कम हो गया। सड़कों पर जो मोहनजोदड़ो की सड़क थी, उनके ऊपर कचड़ों के ढेर लगने लगे। ठीक है, जल निकास की जो प्रणाली थी कि भाई पानी जो है वो आराम से बहकर चला जाएगा, वो प्रणाली भी नष्ट हो गई। जो लोग हैं वो सड़कों पर आसपास झुग्गी नुमा घर बनाकर रहने लगे, मतलब झोपड़ियों में रहने लगे। तो ये सब क्यों हुआ? अब ये सब कैसे नष्ट हो गया? कुछ पता नहीं है, विद्वानों को भी आज तक तो कुछ पता नहीं है। पर ये लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि नदियां वहां पर सूख गई होंगी, इसलिए लोगों ने अपना आशियाना कहीं और बसा लिया होगा। ठीक है, अन्य का कहना है कि हो सकता है कि वहां पर जंगलों का विनाश हो गया होगा। किसी किसी का मानना यह है कि यहाँ पर ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, शायद ईंधन खत्म हो गया होगा। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी मवेशियां होते थे, ठीक है, जो झुंडों में अपने गाय भैंसों को चराने के लिए लेकर जाते थे, तो हो सकता है कि घास के मैदान ही खत्म हो गए होंगे। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है सभी इलाकों, मतलब कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, इसीलिए लोग चले गए होंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बाढ़ भी आती तो कुछ इलाकों में आती, सारे इलाकों में तो आती नहीं, है ना? तो ये सारे इलाकों का, सारे नगरों का नष्ट कैसे हो गया, सारे नगरों का अंत कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण यहाँ पे समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ है, पर परिवर्तन तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। आधुनिक आज के डेट में जो पाकिस्तान है, ठीक है, और पंजाब की जो बस्तियां हैं, वो सारी उजड़ गई थी। ठीक है, और कई लोग जो हैं वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। 1400 साल बाद वापस से नगरों का विकास शुरू हुआ। कौन से नगर थे, कौन से शासक थे, ठीक है, ये सब हम चैप्टर नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में ना आए दूसरी बार जरूर देखिएगा, और अपने नोट्स तुरंत ही बनाना शुरू कीजिएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो तुरंत ही उसको लिख लीजिए, ताकि अंत में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।